जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। सोशल कल्चर ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज है उसको हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। और प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा परिवार। हम पढ़ रहे थे भाषा परिवार में। हम प्यारे साथियों, हमने जो इंडिक भाषा परिवार है उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईरानी भाषा परिवार के बारे में। ठीक है भाई लोगों, जो इंडिक भाषा परिवार था उसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार दोबारा से और स्पीड से रिवीजन करवा देता हूँ। इंडिक भाषा परिवार भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के द्वारा बोला जाता है। इन भाषाओं को हिंदुस्तानी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। लेटिन भाषा परिवार को रोमानिक या रोमन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो लेटिन भाषा परिवार है उसको प्यारे साथियों रोमानिक या रोमन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लेटिन भाषा परिवार को रोमानिक या रोमन्स के नाम से जाना जाता है। स्पेनी, पुर्तगाल, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, प्रोवेकल और कैटेलन इस भाषा परिवार के प्रमुख भाषाएं हैं। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि रोमानिया या रोमन्स भाषा परिवार या लेटिन भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लेटिन भाषा परिवार बोल दो, चाहे रोमानियन भाषा परिवार बोल दो, चाहे रोमन्स भाषा परिवार बोल दो, इसकी प्रमुख भाषाएं है जैसे स्पेनी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, इटालियन है और रोमानियन है और कैटेलन है। चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इसको मत याद करना, लेकिन इन सभी को आपको याद करना है। मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका और संपूर्ण दक्षिण अमेरिका में लेटिन भाषा का अधिकार है, इसलिए इस संपूर्ण भूभाग को लेटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब लेटिन अमेरिका आपने सुना होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लेटिन अमेरिका नाम भी आपने सुना होगा। अब लेटिन अमेरिका में कौन कौन सा एरिया शामिल होता है? प्यारे साथियों, लेटिन अमेरिका में हम कंप्लीट दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका तक के संपूर्ण भाग को शामिल करते हैं। मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका और संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका को प्यारे साथियों हम लेटिन अमेरिका में शामिल करते हैं। और लेटिन अमेरिका में प्यारे साथियों लेटिन भाषा बोली जाती है। लेटिन भाषा बोले जाने की वजह से इस क्षेत्र का नाम लेटिन अमेरिका हुआ है। लेटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में स्पेनी व पुर्तगाली भाषाओं का प्रचलन है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लेटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है, या तो स्पेनी बोली जाती है या पुर्तगाली बोली जाती है। फ्रेंच, फ्रेंच प्यारे साथियों फ्रांस की आधिकारिक भाषा है। कनाडा, स्विट्जरलैंड तथा कई अफ्रीकी देशों में ये बोली जाती है। तो जो फ्रेंच भाषा है प्यारे साथियों वो फ्रांस की आधिकारिक भाषा है, जो कि कनाडा, स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। तो कनाडा और स्विट्जरलैंड में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। आप ये मत याद करना चाहे, लेकिन इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि फ्रेंच भाषा फ्रांस की आधिकारिक भाषा है। इटालियन प्यारे साथियों इटली, स्विट्जरलैंड और सिसिली में बोली जाती है। जो इटालियन भाषा परिवार है वो इटली, स्विट्जरलैंड और सिसिली में बोली जाती है। इटालियन भाषा में निम्न भाषाओं को शामिल किया जाता है जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, कश्मीरी, असमी, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी और सिंधी। ये प्रमुख भाषाएं हैं जो भी इटालियन भाषा परिवार में शामिल होती हैं। तो इटालियन भाषा परिवार में प्यारे साथियों हिंदी को, उर्दू को, बंगाली को, संस्कृत को, कश्मीरी को, असमी को, मराठी को, राजस्थानी को, पंजाबी को और सिंधी को शामिल किया जाता है। यूरोपीय भाषाएं सामान्यतः उत्तरी भारत में बोली जाती हैं। जो यूरोपीय भाषाएं हैं प्यारे साथियों उत्तरी भारत में बोली जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख भाषा है हिंदी। तो यूरोपीय भाषाएं उत्तरी भारत में बोली जाती हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों कि यूरोपीय भाषाएं सामान्यतः उत्तरी भारत में बोली जाती हैं, जिनमें प्रमुख भाषा हिंदी है। पाकिस्तान की मुख्य भाषा उर्दू है। भारत में जम्मू कश्मीर में भी उर्दू भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो उर्दू भाषा पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। जम्मू कश्मीर में भी प्यारे साथियों अधिकांशतः उर्दू भाषा ही बोली जाती है। बांग्लादेश व भारत के पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। बांग्लादेश की प्यारे साथियों आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच फ्रांस की आधिकारिक भाषा है। उर्दू पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। इटालियन इटली और स्विट्जरलैंड की आधिकारिक भाषा है। बांग्ली बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल की आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है, जो कि इंडिक भाषा परिवार की सदस्य है। प्यारे साथियों यहाँ से क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर भाषाओं का नाम लिख देगा, यहाँ पर देशों का नाम लिख देगा और फिर मैच करवाएगा। तो श्रीलंका में प्यारे साथियों सिंहली भाषा बोली जाती है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सिंहली है। सिंहली है जो
श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है, जो कि इंडिक भाषा परिवार की सदस्य है। अब हम बात करते हैं ईरानी भाषा परिवार। पश्चिमी एशिया के देशों में बोली जाने वाली इंडो यूरोपीय भाषा के समूह को ईरानी भाषा बोलते हैं। प्यारे साथियों, पश्चिमी एशिया में जो इंडो यूरोपीय भाषा बोली जाती है उसे हम ईरानी भाषा बोलते हैं। पश्चिमी एशिया के देशों में जो इंडो यूरोपीय भाषा बोली जाती है उसे ईरानी भाषा कहा जाता है। यहाँ पर मोस्टली चीज़ें याद करने की हैं, इसलिए इनको आपको याद ही करना पड़ेगा कि पश्चिमी एशिया के अधिकांश देशों में प्यारे साथियों इंडो यूरोपियन भाषा बोली जाती है, जिसको हम ईरानी भाषा कहते हैं। ईरानी भाषा की अन्य भाषाएं जैसे फारसी है, कुर्दिश है, बलूची है और ताजिक है। फारसी, कुर्दिश, बलूची और ताजिक ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? ईरानी भाषा परिवार की प्रमुख अन्य भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार के बारे में। चीनी तिब्बती भाषा परिवार प्यारे साथियों चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाती है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार प्यारे साथियों चीन, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चीनी तिब्बती भाषा परिवार चीन, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाती है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की अन्य भाषाएं हैं जैसे मंदारीन है, कैंटोनीज है, हक्का है, मीन है, बू है। अब इनमें से प्यारे साथियों ये पांचों की पांचों आपको याद करनी ही पड़ेंगे। जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है इसमें टोटल 5 भाषाएं शामिल हैं। मंदारीन है, कैंटोनीज है, हक्का है, मीन है और बू है। मंदारीन है, कैंटोनीज है, हक्का है, मीन है और बू है प्यारे साथियों, ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। मंदारीन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है। जो मंदारीन भाषा है प्यारे साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा है। तिब्बती भाषा परिवार तिब्बत तथा समीपवर्ती पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाती है। जो तिब्बती भाषा परिवार है मेरे प्यारे साथियों तिब्बत तथा इसके समीपवर्ती पठारी व पर्वतीय प्रदेशों में बोली जाती है। बर्मी म्यांमार में बोली जाती है, थाईलैंड में बोली जाती है। बर्मी भाषा बर्मा म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार का दूसरा नाम क्या है? बर्मा है। तो जो बर्मी भाषा है वो बर्मा देश जो म्यांमार है उससे संबंधित है। थाई भाषा थाईलैंड से संबंधित है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये दोनों भाषाएं तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि म्यांमार को पहले हम बर्मा बोलते थे। बर्मी भाषा बर्मा म्यांमार से संबंधित हो गई, थाई भाषा थाईलैंड से संबंधित हो गई। अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में बोली जाती है। जो अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार है वो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में बोला जाता है। तो प्यारे साथियों ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अफ्रीका एशियाई भाषा परिवार उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया में बोला जाता है। सेमेटिक भाषा परिवार ये पश्चिमी एशिया में बोला जाता है। हिब्रू इजराइल की मूल भाषा है। हिब्रू है जो इजराइल की मूल भाषा है। इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान अरबी भाषा में लिखी हुई है। इस्लाम धर्म की जो पुस्तक है कुरान वो अरबी भाषा में लिखी हुई है। हिब्रू भाषा इजराइल की मूल भाषा है। सेमेटिक भाषा परिवार पश्चिमी एशिया में बोला जाता है। मिस्री भाषा परिवार प्यारे साथियों मिस्र में बोला जाता है। कुशिटिक भाषा परिवार पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है। जो कुशिटिक भाषा परिवार है वो पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है। यूराल अल्टाई भाषा परिवार यूराल पर्वत के उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अल्टाई क्षेत्र तक अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यूराल अल्टाई भाषा परिवार कहाँ कहाँ बोला जाता है प्यारे साथियों। यूराल अल्टाई भाषा परिवार है जो यूराल पर्वत के उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अल्टाई क्षेत्र तक बोला जाता है। तो यूराल अल्टाई भाषा परिवार कहाँ फेमस है प्यारे साथियों? यूराल अल्टाई भाषा परिवार यूराल पर्वत के उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अल्टाई क्षेत्र तक, यूराल के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पूर्व के अल्टाई क्षेत्र तक जो भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यूराल अल्टाई भाषा परिवार कहते हैं। मैं एक बार आपको रिपीट भी करवा देता हूँ। यूराल पर्वत के उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अल्टाई प्रदेश तक
जो भाषा बोली जाती है, जैसे ये यूराल पर्वत का उत्तर पश्चिमी भाग होगा, यहाँ से अल्टाई क्षेत्र। अब इस वाले एरिया में जो भाषा बोली जाती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, यूराल अल्टाई भाषा परिवार कहते हैं, जिसे यूराल अल्टाई भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तुर्किक भाषा परिवार मध्य एशिया तथा कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित विस्तृत भूभाग पर तुर्की भाषा बोली जाती है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मध्य एशिया और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में तुर्की भाषा बोली जाती है। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, कौन से को, यूराल अल्टाई भाषा परिवार को, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि यूराल पर्वत के आसपास के क्षेत्र में यूराल अल्टाई भाषा बोली जाती है। यूराल पर्वत और अल्टाई पर्वत, यूराल पर्वत और अल्टाई के आसपास के क्षेत्र में यूराल अल्टाई भाषा बोली जाती है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं प्यारे साथियों, यूराल पर्वत और अल्टाई क्षेत्र के आसपास यूराल अल्टाई भाषा बोली जाती है। तुर्किक भाषा मध्य एशिया और कैस्पियन सागर के, मध्य एशिया और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में तुर्किक भाषा बोली जाती है। तुर्किक भाषा में प्यारे साथियों अल्टाई, किर्गिज, कजाक, उज्बेक, तुर्की और तुर्कमेनियन, इन भाषाओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सही ढंग से याद करना है कि तुर्किक भाषा परिवार मध्य एशिया तथा कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। जो तुर्किक भाषा परिवार है वो मध्य एशिया तथा कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। तुर्किक भाषा परिवार में हम अल्टाई, किर्गिज, कजाक, उज्बेक, तुर्की और तुर्कमेनियन को शामिल करते हैं। मंगोलिक भाषा परिवार, मंगोलिक भाषा परिवार में प्यारे साथियों हम मंगोल, डोगर और बुर्यात को शामिल करते हैं, जो कि मंगोलिया के समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। तो मंगोलिक भाषा परिवार प्यारे साथियों मंगोलिया के समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। मंगोलिक भाषा परिवार में हम मंगोल, डोगर और बुर्यात को शामिल करते हैं। बुर्यात को आप मत याद करो, लेकिन मंगोल और डोगर तो आपको पता होनी चाहिए कि मंगोल और डोगर भाषाएं कौन से भाषा परिवार से संबंधित है, मंगोलिक से संबंधित है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, खिचड़ी सी बन रही होगी दिमाग में कि यार कौन सी कहाँ पर भाषा है, कौन सी किस क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी भाषा कौन से भाषा परिवार से संबंधित है। जायज़ सी बात है, खिचड़ी बनेगी प्यारे साथियों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट चांस रहता है कि एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है आपको उस पोर्शन पर जो प्रमुख भाषाओं से संबंधित है, कि कौन सी भाषा कौन से क्षेत्र की या कौन से देश की मूल भाषा या प्रमुख भाषा है। ठीक है, तुकुजिक भाषा पर या तो तुकुजिक भाषा है जो मंचूरिया में बोली जाती है। तुकुजिक भाषा प्यारे साथियों मंचूरिया में बोली जाती है। द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार, दक्षिण भारत की आदिकाल से प्रचलित भाषा द्रविड़ भाषा कहलाती है। प्यारे साथियों दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोली जाती है। जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में प्यारे साथियों द्रविड़ भाषा बोली जाती है। कौन सी? द्रविड़ भाषा बोली जाती है। अब दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक है। इन चारों राज्यों में द्रविड़ भाषा बोली जाती है। द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा से सम्मिलित प्रमुख 5 भाषाएं। तो प्यारे साथियों जो द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा है, इसमें हम द्रविड़ भाषा को, मलय भाषा को, मलिनेशियन भाषा को, माइक्रोनेशियन भाषा को और पोलिनेशियन भाषा को, इन 5 को शामिल करते हैं। तो द्रविड़ मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार में प्यारे साथियों द्रविड़ मलय, मलिनेशियन, माइक्रोनेशियन और पोलिनेशियन, इन 5 भाषाओं को शामिल किया जाता है। ये बात आपको सही ढंग से याद करनी है। बाल्टोस्वेलिक भाषा में इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। जो बाल्टोस्वेलिक भाषा है ये प्यारे साथियों इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। अब हम बात करते हैं प्रमुख भाषाओं का विश्व वितरण। जो प्रमुख भाषाएं हैं उनका विश्व वितरण पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों चीनी या मंदारिन भाषा के बारे में। चीनी बोल दो चाहे मंदारिन भाषा बोल दो, चीनी भाषा चीन से संबंधित है। जो चीनी भाषा है प्यारे साथियों चीन से संबंधित है। तो चीनी भाषा या मंदारिन भाषा प्यारे साथियों चीन की प्रमुख भाषा है। यह विश्व की बृहत्तम भाषा परिवार में शामिल है। प्यारे साथियों जो चीनी भाषा है इसको हम मंदारिन भाषा भी बोलते हैं, जो कि मुख्यतः चाइना में बोली जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है चीनी या मंदारिन। बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा है।
उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी के बारे में। इंग्लिश बोले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का स्थान मंदारिन के बाद में दूसरा है। प्यारे साथियों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी है या मंदारिन है, जो मुख्यतः चाइना में बोली जाती है या चाइना की मूल भाषा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है प्यारे साथियों इंग्लिश। ठीक है, ध्यान रखना, विश्व के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है ये। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, चीनी है या मंदारिन है। सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है प्यारे साथियों इंग्लिश है। भाई, सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा मंदारिन या चीनी भाषा बोली जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में, यहाँ पर क्षेत्र की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्यारे साथियों सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जो कि जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान रखती है। हिंदी तीसरी वृद्ध भाषा है, इंडिक भाषा परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी है प्यारे साथियों जो तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, इंडिक भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। सर्वाधिक हिंदी भाषा उत्तरी भारत, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बोली जाती है। तो जो हिंदी भाषा है वो तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, इंडिक भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण भाषा है, जो कि सामान्यतः सबसे ज्यादा उत्तरी भारत में बोली जाती है। विश्व की प्रसिद्ध भाषा बोले जाने वालों की संख्या के आधार पर उल्टा क्रम, तो प्यारे साथियों सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है मंदारिन, जिसको हम चीनी भी कहते हैं। उससे कम बोली जाती है दूसरे नंबर पर इंग्लिश। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है। पांचवें नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा रूसी है। छठे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अरबी है। सातवें नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पुर्तगाली है। आठवें नंबर पर मलय और 9वें नंबर पर जापानी है। यह है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का अवरोही क्रम। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा मंदारिन या चीनी भाषा बोली जाती है, फिर उससे कम इंग्लिश है, फिर उससे कम हिंदी है, फिर स्पेनिश है, फिर रूसी है, फिर अरबी है, फिर पुर्तगाली है, फिर मलय और फिर जापानी है। भारत की प्रमुख भाषाएं, जनगणना 1961 के अनुसार संपूर्ण भारत में 187 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है प्यारे साथियों, 1961 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 187 भाषाएं बोली जाती हैं। देश की 23 प्रमुख भाषाएं लगभग 97% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती हैं। 93 भाषाएं ऐसी हैं जो 10,000 से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, पूरे देश में 187 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 23 ऐसी भाषाएं हैं जो 97% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती हैं। 93 भाषाएं ऐसी हैं जो 10,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। भाषा परिवार की बात की जाए तो भारतीय भाषाओं को 4 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है आस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार और चौथा है इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो प्यारे साथियों, भारत में प्रमुख 4 भाषा परिवार है। पहला आस्ट्रिक निषाद है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा चीनी तिब्बती या किरात है और चौथा इंडो आर्यन है। तो ये 4 प्रमुख भाषा परिवार हैं जो भारत में बोले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार के बारे में। आस्ट्रिक या ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोग भारत में निग्रिटो प्रजाति के पश्चात आए थे। प्यारे साथियों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात कि भारत में सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई थी। ग्रिफिथ टेलर मोदे ने विश्व में टोटल 7 प्रजातियों के बारे में बात की थी। ग्रिफिथ टेलर ने विश्व में टोटल 7 प्रजातियों की बात की थी। भाई, विश्व में टोटल 7 प्रजातियां हैं। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार सबसे प्राचीनतम भाषा प्रजाति कौन सी है और सबसे नवीनतम प्रजाति कौन सी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ग्रिफिथ टेलर मोदे ने पूरे विश्व की प्रजातियों को टोटल 7 भागों में विभाजित किया था। ग्रिफिथ टेलर मोदे के अनुसार सबसे प्राचीनतम प्रजाति कौन सी है और सबसे नवीनतम प्रजाति कौन सी है। आस्ट्रिक या ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोग प्यारे साथियों भारत में निग्रिटो प्रजाति के पश्चात आए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आस्ट्रिक या ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के जो लोग हैं वो भारत में निग्रिटो प्रजाति के पश्चात आए थे। जो आस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार है, इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मुंडा और दूसरा है खमेर। पहला क्या है प्यारे साथियों, मुंडा और दूसरा है खमेर। अब
मुंडा भाषाई समूह की प्रमुख भाषाएं जैसे संथाली है, मुंडा है, हो है, खरवार है। संथाली, मुंडा, हो, खरवार ये मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। खासी, जैंतीता ये खमेर भाषा समूह से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि ऑस्ट्रिक या निषाद, ऑस्ट्रिक या निषाद या ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रिक या निषाद या ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति को दो भाषाई समूह में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रेलाइड या निषाद भाषा परिवार को कुल दो भाषा समूह में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है मुंडा, दूसरा है खमेर। जो मुंडा भाषा समूह है प्यारे साथियों, इसमें संथाली, मुंडा, हो, खरवार को शामिल किया जाता है। और जो खमेर भाषा समूह है इसमें प्यारे साथियों खासी और जैंतीता को शामिल किया जाता है। जो मुंडा भाषा समूह है जिसमें संथाली, मुंडा, हो, खरवार को शामिल किया जाता है, यह वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बोला जाता है। खमेर भाषा समूह जिसमें खासी और जैंतीता भाषा को शामिल किया जाता है, ये मेघालय और नागालैंड में बोली जाती है। तो मुंडा भाषा समूह प्यारे साथियों वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में बोली जाती है। खमेर भाषा समूह प्यारे साथियों मेघालय और नागालैंड में बोली जाती है। अब आगे का पोर्शन हम इस किताब से पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, केवल जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ेंगे। इंडो यूरोपीय भाषा के समूह को प्यारे साथियों ईरानी भाषा कहते हैं। इंडो यूरोपीय भाषा के समूह को ईरानी भाषा कहते हैं। फारसी, कुर्दिश, बलूची, ताजिक ये प्रमुख भाषाएं किससे संबंधित है? ईरानी भाषा परिवार से संबंधित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों चीनी तिब्बती भाषा परिवार के बारे में। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत चीन, तिब्बत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों की भाषाएं सम्मिलित होती हैं। जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है इसमें प्यारे साथियों चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया की कुछ भाषाओं को शामिल किया जाता है। चीन तिब्बती भाषा परिवार को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला चीनी भाषा, दूसरा तिब्बती भाषा, तीसरा बर्मी भाषा। चीनी भाषा में मंदारिन, कैंटोनीज, हक्का, मीन और भू भाषाएं शामिल होती हैं। चीन की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। मंदारिन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा भी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या है प्यारे साथियों? मंदारिन है। म्यांमार, बर्मा में बर्मी भाषा मुख्य भाषा के रूप में है। थाई भाषा थाईलैंड की मुख्य भाषा है। यहाँ पर हम सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हम केवल जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन्हीं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी यदि आप बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहूदी और इस्लाम की जो धार्मिक भाषाएं वो प्यारे साथियों सेमेटिक भाषा परिवार में लिखी हुई हैं। हिब्रू पश्चिमी एशिया मुख्यतः इजराइल की मूल भाषा है। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें ही हम यहाँ पर कवर करेंगे, सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी आप कंफ्यूज हो भी चुके होंगे, तो हमें तो केवल बहुत महत्वपूर्ण भाषाओं को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तुर्किक भाषा के बारे में मैंने बता दिया था कि तुर्किक भाषा है वो मध्य एशिया और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। मंगोलिक भाषा मंगोलिया के समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। मंगोलिक भाषा में प्यारे साथियों हम मंगोल, डोगर और बुरियात को शामिल करते हैं। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना उन्हीं को पढ़ेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषा को बता रहा हूँ आपको। चीनी भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जनसंख्या के आधार पर दूसरी सबसे प्रमुख भाषा है। इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, भारत के जो भाषा परिवार है उसको हमने पढ़ लिया था।
अब हम बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में पढ़ते हैं प्यारे साथियों। इससे ऊपर का था जो हमने कंप्लीट कवर कर लिया था। द्रविड़ भाषा परिवार, भारत में द्रविड़ प्रजाति के लोग पश्चिम से आए जो भूमध्य सागर मानव प्रजाति से संबंधित थे। अब प्यारे साथियों, द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी प्रजाति से संबंधित है? भारत में जो द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं वो पश्चिम से आए थे जो भूमध्य सागर मानव प्रजाति से संबंधित हैं। तो जो द्रविड़ लोग हैं प्यारे साथियों, भारत में पश्चिम से आए थे और ये भूमध्य सागर मानव प्रजाति से संबंधित है। नोट करते हुए चलना यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ों को ही माना जाता है। चीन तिब्बती। अब यहां पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, द्रविड़ भाषा प्यारे साथियों मुख्यतः दक्षिण भारत में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, कुरुख ये प्रमुख क्या है प्यारे साथियों? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, कुरुख ये प्रमुख भाषाएं किससे संबंधित है? द्रविड़ भाषा से संबंधित हैं। तो द्रविड़ भाषा के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों। देखो, द्रविड़ भाषा परिवार है जो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। द्रविड़ प्रजाति के जो लोग हैं पश्चिम से आए थे जो भूमध्य सागर मानव प्रजाति से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ों को माना जाता है। द्रविड़ भाषा जो प्यारे साथियों मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। जो द्रविड़ भाषा है मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। द्रविड़ भाषा परिवार में हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और गोंडी, कुरुख इन भाषाओं को शामिल करते हैं। चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार है जो हिमाचल के पर्वतीय प्रदेशों में और उत्तरी पूर्वी राज्यों में बोली जाती है। चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में और उत्तरी पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती हैं। चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार में हम तिब्बती, भोटिया, किन्नौरी, लेपचा, मीसा, दफला, बोडो, अंगामी, मिकिरी, कोन्याक इन भाषाओं को शामिल करते हैं। तो चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार हिमाचल के पर्वतीय प्रदेशों एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में बोला जाता है। चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार में हम तिब्बती, भोटिया, किन्नौरी, लेपचा, मीसा, मीरी, दफला, बोडो, मिकिरी, अंगामी, कोन्याक इन भाषाओं को शामिल करते हैं। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भारत के 4 भाषा परिवारों में इंडो आर्य भाषाएं सबसे बाद में स्थापित या विकसित भाषाएं हैं। तो प्यारे साथियों भारत में सबसे बाद में विकसित प्रजाति भाषाएं कौन सी है? इंडो आर्य भाषाएं हैं। भारत में 4 भाषा परिवारों में से इंडो आर्य भाषाएं सबसे बाद में विकसित भाषाएं हैं। इंडो यूरोपीय भाषाएं को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक इंडो आर्य, दूसरा धर्मीय। तो आप केवल इतना याद करो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को नहीं याद करना, हमें केवल इतना याद करना है कि भारत के 4 परिवारों में, भारत को 4 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। तो भारत के 4 भाषा परिवारों में इंडो आर्य भाषाएं सबसे बाद में विकसित भाषाएं हैं। तो भारत के प्रमुख 4 भाषा परिवारों में सबसे बाद में विकसित भाषा परिवार कौन सा है प्यारे साथियों? वो है इंडो आर्य भाषा। केवल इतना याद करना है। संपूर्ण भारत को 12 भाषा प्रदेशों में विभक्त किया गया है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है जो यहाँ की 40% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। बंगाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जो कि पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है, साथ ही साथ बिहार और आसाम में भी बोली जाती है। तो सबसे बड़ी भारत की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी है जो कि भारत की 40% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। स्पेशली हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करें प्यारे साथियों बंगाली। बंगाली भारत की दूसरी प्रमुख भाषा है जो कि मुख्यतः पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है, इसके अलावा बिहार और आसाम में भी बोली जाती है। तेलुगु भारत की तीसरी प्रमुख भाषा है जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। महाराष्ट्र भारत की चौथी प्रमुख भाषा है जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके अलावा प्यारे साथियों तमिल भारत की 6ठी प्रमुख भाषा है जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है।
तमिल भाषा द्रविड़ भाषा की प्रमुख भाषा है। ठीक है भाई, जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसकी प्रमुख भाषा कौन सी है? तमिल है। तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। तो दोबारा से याद रखना प्यारे साथियों, मैं रिपीट कर रहा हूं, तमिल भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है। जो तमिल भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है। तमिल भाषा मुख्यतः तमिलनाडु में बोली जाती है। उर्दू हिंदी का ही रूपांतरण है जो अरबी लिपि में लिखी जाती है। जो उर्दू भाषा है प्यारे साथियों, हिंदी का ही रूपांतरण है जो कि अरबी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा मुख्यतः जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। गुजराती भाषा स्पेशली गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की दूसरी प्रमुख भाषा है। तो द्रविड़ भाषा परिवार की प्यारे साथियों पहली प्रमुख भाषा कौन सी है? तमिल, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार की दूसरी प्रमुख भाषा कौन सी है? कन्नड़, जो कि कर्नाटक में मुख्यतः बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे लघुतम भाषा कौन सी है? मलयालम, जो कि मुख्यतः केरल में बोली जाती है। तो प्यारे साथियों द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्रमुख भाषा तमिल है जो तमिलनाडु में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार की दूसरी प्रमुख भाषा कौन सी है? कन्नड़, जो कि कर्नाटक में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे लघुतम भाषा है मलयालम, जो कि केरल में बोली जाती है। ओडिया भाषा प्यारे साथियों ओडिशा में बोली जाती है। पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। असमी भाषा आसाम और इसके निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये प्रमुख 12 भाषाएं हैं भारत की। तो एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूं, भारत को कुल 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। हिंदी भारत के 40% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है, जो कि मुख्यतः हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। बंगाली भारत की दूसरी प्रमुख भाषा है, जो कि वेस्ट बंगाल में मुख्यतः बोली जाती है। बिहार और आसाम में भी बोली जाती है। तेलुगु भारत की तीसरी प्रमुख भाषा है, जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद बात करते हैं मराठी, जो कि भारत की चौथी प्रमुख भाषा है, ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं तमिल के बारे में। द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्रमुख भाषा प्यारे साथियों तमिल है, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार की दूसरी प्रमुख भाषा है प्यारे साथियों कन्नड़, जो कि कर्नाटक में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार की तीसरी प्रमुख भाषा है प्यारे साथियों मलयालम, जो कि केरल में बोली जाती है। तो द्रविड़ भाषा परिवार की प्यारे साथियों सबसे लघुतम भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे लघुतम भाषा कौन सी है? मलयालम, जो कि केरल में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा प्यारे साथियों कर्नाटक में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। उर्दू भाषा हिंदी का रूपांतरण है, जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। यहाँ पर इसको भी याद कर लो प्यारे साथियों, कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। सिंधी भाषा राजस्थान में बोली जाती है। नेपाली भाषा उत्तराखंड में बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। मणिपुरी भाषा मणिपुर में बोली जाती है। तो कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर में, सिंधी भाषा राजस्थान में, नेपाली उत्तराखंड में, कोंकणी महाराष्ट्र में और मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं विश्व के सांस्कृतिक मंडलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों ध्रुवीय संस्कृति मंडल। जो ध्रुवीय संस्कृति मंडल है वो यूरेशिया, उत्तरी नॉर्वे, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड से संबंधित है। आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण बातें याद करनी है कि जो ध्रुवीय संस्कृति मंडल है वो यूरेशिया, उत्तरी नॉर्वे और उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड से संबंधित है। यूरोपीय संस्कृति मंडल प्यारे साथियों, वर्तमान समय में यूरोप में नवीन औद्योगिक क्रांति ने संस्कृति के विकास में नवीन अध्याय जोड़ा है। तो हमें यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि यूरोपीय संस्कृति मंडल यूरोपीय देशों में बोली जाती है। अमेरिकी संस्कृति मंडल वर्तमान समय में विश्व का सबसे विकसित मंडल माना जाता है। जो अमेरिकी संस्कृति मंडल है इसे प्यारे साथियों वर्तमान समय में विश्व का सबसे विकसित मंडल माना जाता है।
शुष्क संस्कृति मंडल प्यारे साथियों दुनिया के शुष्क देशों में या मरुस्थलीय देशों में बोला जाता है। एशियाई प्राच्य संस्कृति मंडल, ये एशियाई देशों में बोली जाती है। प्रशांत संस्कृति मंडल प्यारे साथियों ये प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय हैं वहां पर बोली जाती है। प्रशांत संस्कृति मंडल प्यारे साथियों प्रशांत महासागर के द्वीपों से संबंधित है। अफ्रीकी संस्कृति मंडल प्यारे साथियों अफ्रीका के देशों से संबंधित है। आपको केवल यहाँ पर इतना ही याद करना है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं याद करना। जो संस्कृति मंडल है इनसे रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं याद करना प्यारे साथियों। खिचड़ी बन रही होगी आपके दिमाग में। अब प्यारे साथियों हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करते हैं, सभी चीज़ों को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में मेरे को जहाँ तक लगता है हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी परिभाषा कौन से विद्वान ने दी, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप चाहो तो याद कर सकते हो, कोबर की याद कर सकते हो, इसके अलावा प्यारे साथियों ब्लास की याद कर सकते हो, और इसके अलावा प्यारे साथियों टेलर की याद कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों को याद भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बाई चांस क्वेश्चन बन सकता है। आजकल पेपर थोड़ा डीपली बनने लग गया, इसलिए हमें इनको याद कर लेना ही चाहिए। ब्लास महोदय ने प्रजातियों के बारे में कहा था कि प्रजाति का अभिप्राय उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव की आकारिकी तथा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। क्रोबर महोदय ने कहा था कि प्रजाति एक मानव जैविक संकल्पना है। टेलर महोदय ने कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। इन तीनों डेफिनेशनों को याद कर लो। टेलर महोदय ने कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। ब्लास महोदय ने कहा कि प्रजाति का अभिप्राय उस कायिक वर्गीकरण से है। क्रोबर महोदय ने कहा प्यारे साथियों प्रजाति एक मानव जैविक संकल्पना है। केवल इतना इतना याद कर लो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें सभी चीज़ों को याद करने पर फोकस नहीं करना यहाँ पर, अदरवाइज खिचड़ी बन जाएगी जबरदस्त तरीके से, कहीं कभी नहीं रहेंगे, ना तो कुछ याद कर पाएंगे और ना कुछ और, बस। अब यहां से होता है सबसे मेन कहानी शुरुआत। ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों की शुरुआत यहां से होती है प्यारे साथियों। अब यहां पर आपको सबसे मेन याद करना है, हेडन महोदय ने कद के आधार पर प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया था। हेडन महोदय ने प्रजातियों को कद के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया। यहां पर केवल आप इतना याद करो कि हेडन महोदय ने कद के आधार पर प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया था। सिर या कपाल आकार या त्वचा के आधार पर, सिर या कपाल आकार को हम कपालिक सूचकांक या शिरस्य सूचकांक भी कह सकते हैं। क्रोबर महोदय ने प्यारे साथियों कपालिक सूचकांक, शिरस्य सूचकांक या त्वचा के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे साथियों, कपालिक सूचकांक के आधार पर, कपालिक सूचकांक के आधार पर, शिरस्य सूचकांक के आधार पर एवं त्वचा के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया था? क्रोबर महोदय ने किया था। तो पहली बात यहां पर याद रखना है प्यारे साथियों कि क्रोबर महोदय ने कपालिक सूचकांक, शिरस्य सूचकांक एवं त्वचा के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। नोट करके लिख लो कि क्रोबर महोदय ने कपालिक सूचकांक, शिरस्य सूचकांक एवं त्वचा के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। कपालिक सूचकांक का सूत्र याद कर लो, सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई मल्टीप्लाई बाई 100। कपालिक सूचकांक का सूत्र होता है सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई मल्टीप्लाई 100। शिरस्य सूचकांक का सूत्र होता है सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई मल्टीप्लाई बाई 100। कपालिक सूचकांक का सीन कुछ इस तरीके से है। यदि कपालिक सूचकांक का मान 77 से कम आता है तो उसे हम लंबा सिर वाले लोग कहेंगे।
यदि कपाल सूचकांक का मान 77 से 81 के बीच में आता है तो उसे हम मध्यम सिर वाले लोग कहेंगे। और यदि कपाल सूचकांक का मान प्यारे साथियों 81 से ज्यादा आता है तो उसे हम चौड़े सिर वाले कहेंगे। ठीक है भाई, कपाल सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई मल्टीप्लाई 100, ये किसका सूत्र है? शिरस्य सूचकांक या कापालिक सूचकांक का सूत्र है। क्रोबर मोदे ने शिरस्य सूचकांक कापालिक सूचकांक के आधार पर प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया। यदि कपाल सूचकांक का मान 77 से कम आता है तो उसे हम लंबा सिर वाला कहेंगे। यदि कपाल सूचकांक का मान 77 से 81 के बीच में आता है तो उसे हम मध्यम सिर वाले कहेंगे। और यदि कपाल सूचकांक का मान 81 से ज्यादा आता है तो उसे हम चौड़े सिर वाले कहेंगे। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों, आप केवल सूत्र याद करो कि सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई मल्टीप्लाई 100। अब चौड़ा होने पर भाई कपालिक सूचकांक का मान ज्यादा आने पर सिर चौड़ा होगा, कपालिक सूचकांक का मान कम आने पर सिर लंबा होगा। इसको लेकर हम पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूं। सिर की चौड़ाई मान लिया हमने 100, सिर की लंबाई हमने माना 50 मल्टीप्लाई बाई 100, मान कितना है? 200 आया। ठीक है, दूसरी साइड प्यारे साथियों हमने सिर की चौड़ाई माना 100 50, सिर की लंबाई माना हमने 100 मल्टीप्लाई बाई 100, मान कितना है? 50 आया। जब सिर की चौड़ाई कम थी तो प्यारे साथियों कपाल सूचकांक का मान कितना आया? 50 आया। जब सिर की चौड़ाई ज्यादा थी तो कपाल सूचकांक का मान कितना है प्यारे साथियों? 200 आया। तो जब कपाल सूचकांक का मान ज्यादा होगा मतलब सिर की चौड़ाई ज्यादा होगी, जब कपाल सूचकांक का मान कम होगा मतलब सिर की चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज्यादा होगी। ठीक है, अब आपने कभी ना कभी तो देखा होगा फोटो में अफ्रीकन लोगों का जो सिर होता है वो प्यारे साथियों बहुत चौड़ा होता है। मंगोलाइड प्रजाति के जो लोग हैं उनका जो सिर है प्यारे साथियों एवरेज साइज का रहता है, जैसे हमारा सिर देख लो। और जो कोकेसाइड प्रजाति के लोग होते हैं उनका जो सिर होता है बहुत लंबा होता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, देखो आपको 3 फोटो याद करनी है। एक तो आपको अपनी खुद की फोटो याद करनी है, एक अफ्रीका के लोगों की फोटो याद करनी है, और एक आपको प्यारे साथियों अंग्रेजों की फोटो याद करनी है। ठीक है, अब भी गूगल से 3 फोटो इंस्टॉल करो, आप 3 फोटो डाउनलोड करो। एक अंग्रेजों की फोटो डाउनलोड करो, दूसरी आप अपनी खुद की फोटो डाउनलोड करो, और तीसरे किसी भी अफ्रीकन की फोटो डाउनलोड करो। जब आप अफ्रीकन की फोटो को देखोगे ना तो उनका सिर बहुत चौड़ा देखने को मिलेगा। जब आप अंग्रेजों की फोटो देखोगे तो इनका सिर लंबा देखने को मिलेगा। और जब आप अपना खुद का देखोगे ना सिर, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो सिर है ना तो चौड़ा है ना लंबा है, बीच के साइज का है। तो अब आप समझ गए होंगे भाई चौड़ा सिर किसका दिख रहा है? अफ्रीका के लोगों का दिख रहा है। अफ्रीका में कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं? निग्रोइड प्रजाति के लोग रहते हैं। अब जिन लोगों का सिर चौड़ा होता है उनके कपाल सूचकांक का मान ज्यादा होता है। तो जब कपाल सूचकांक का मान 81 से अधिक होगा, ज्यादा होगा, तो सिर चौड़ा होगा। चौड़ा सिर सामान्यतः अफ्रीका के लोगों का देखने को मिलता है, और अफ्रीका में प्यारे साथियों निग्रोइड प्रजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसके बाद हम बात करें, जब कपाल सूचकांक का मान कम आएगा तो सिर लंबा होगा। लंबा सिर हमें सामान्यतः अंग्रेजों का देखने को मिलता है। अंग्रेज सामान्यतः यूरोप में रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कोकेसाइड प्रजाति के लोग रहते हैं। तो यहां से समझ में आ गई कि लंबे सिर वाले लोग कहां कहां रह रहे हैं? अमेरिका में, यूरोप में रह रहे हैं। लंबे सिर वाली प्रजाति कौन सी है? कोकेसाइड है। चौड़े सिर वाले लोग कहां पर रह रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप में रह रहे हैं। चौड़े सिर वाली प्रजाति कौन सी है? निग्रोइड है। अब बीच के बचे कौन? हम किस में? मंगोलाइड में है। मध्यम आकृति का सिर है हमारा 77 से 81 के बीच में। तो आपको 3 वैल्यू याद करनी है, 2 वैल्यू, एक 77 और दूसरा 81। पहली कंडीशन 77 से कम तो सिर लंबा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन 81 से ज्यादा तो सिर चौड़ा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन 77 से 81 के बीच में तो सिर मध्यम साइज का हो जाएगा। अब इन प्रजातियों को याद कर लो। निग्रिटो, निग्रो, अमेरिकन इंडियन, द्रविड़ प्रजाति के सिर लंबे देखने को मिलते हैं। मंगोल प्रजाति के सिर चौड़े होते हैं। मध्यम सिर वाली प्रजाति नार्डिक, बुशमैन और हॉटेंटोट है। बस इतना याद करना है। बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्णन हेडर मोदे ने किया था। बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्णन हेडर मोदे ने किया था।
इन्होंने बताया, हेडन मोदे ने बालों के आधार पर प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया। हेडन मोदे ने बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया। एक छल्लेदार बाल, दूसरे लहरदार बाल और तीसरे सीधे बाल। हेडन मोदे ने बालों की आकृति या बालों के आकार के आधार पर प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया। उन्होंने बताया कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाल छल्लेदार होते हैं, जिनको हम फ्रिंगल टाइप के बाल बोलते हैं। दूसरा बताया कि कुछ प्रजातियां हैं जिनके बाल लहरदार होते हैं, और तीसरा उन्होंने बताया कि कुछ प्रजातियां हैं जिनके बाल बिल्कुल सीधे होते हैं। अब फिर आपको उन्हीं 3 फोटो को देखना है। एक अंग्रेज की फोटो देखनी है, एक अपनी खुद की फोटो देखनी है और एक अफ्रीकन की फोटो देखनी है। आपको वो फोटो देखनी है जिन लोगों के सिर पर बाल हैं। जब आप अफ्रीकन लोगों के फोटो देखोगे तो उनके बाल फ्रिंगल टाइप के होंगे। फ्रिंगल टाइप का मतलब है उनके बाल किस तरीके होंगे, छल्लेदार होंगे। अफ्रीका के किसी भी कैंडिडेट के बाल देख लो, छल्लेदार बाल देखने को मिलेंगे आपको, फ्रिंगल टाइप के बाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें प्यारे साथियों, अंग्रेजों के बाल आपको लहरदार देखने को मिलेंगे, और हमारे बाल क्या है प्यारे साथियों, बिल्कुल सीधे हैं। तो आप समझ गए होंगे, फ्रिंगल टाइप के बाल अफ्रीका के लोगों के देखने को मिलते हैं, वहां पर निग्रोइड प्रजाति रहती है। हम मंगोलाइड प्रजाति से हमारे बाल सीधे रहते हैं। कोकेसाइड प्रजाति के लोगों के बाल लहरदार होते हैं, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। नासिका की आकृति, हेडन मोदे ने नासिका सूचकांक के आधार पर प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया था। हेडन मोदे ने नासा सूचकांक या नासिका सूचकांक के आधार पर प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया। नासिका सूचकांक का सूत्र वो है, नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई मल्टीप्लाई 100। शिरस्त्र सूचकांक का सूत्र भी वो ही है, सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई मल्टीप्लाई 100। दोनों जगह सूत्र बिल्कुल सेम है। शिरस्त्र सूचकांक सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई मल्टीप्लाई 100, नासिका सूचकांक नाक की चौड़ाई बटा लंबाई मल्टीप्लाई 100। अब हम बात करते हैं कपालधारिता के बारे में। कपालधारिता, अब प्यारे साथियों, कपालधारिता में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये याद रखनी है कि जो कपालधारिता है ये जीवित मनुष्य के नहीं किया जा सकता। कपालधारिता में क्या होता है, मनुष्य का जो कपाल है उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर उसमें या तो सरसों के दाने भरे जाते हैं या फिर उसमें सरसों का ऑयल भरा जाता है। ठीक है, कपालधारिता कैसे निकाली जाती है, मनुष्य के कपाल को निकाला जाता है, सिर से कपाल को बाहर निकालेंगे, फिर उसकी अच्छे से सफाई करेंगे, फिर उसमें या तो सरसों के दाने डालेंगे या फिर सरसों का ऑयल डालेंगे, और उसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, कपालधारिता सूचकांक, जो कपालधारिता है प्यारे साथियों, कपालधारिता के आधार पर जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है ये जीवित मनुष्य का नहीं किया जा सकता। भाई जीवित मनुष्य का कैसे करोगे आप, जीवित इंसान का कपाल निकालोगे, फिर उसकी सफाई करोगे, फिर उसमें सरसों का तेल या ऑयल का तेल निकाल के डालोगे, तब तक तो आदमी मर जाएगा। जैसे शरीर से कपाल निकालोगे तुरंत मर जाएगा आदमी। तो ये मरे हुए व्यक्तियों का किया जाता है, कपालधारिता सूचकांक ये मरे हुए व्यक्तियों का किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये सबसे सटीक वर्गीकरण होता है, मरे हुए व्यक्तियों का किया जाता है, जीवित व्यक्ति का नहीं किया जाता, लेकिन सबसे सटीक क्लासिफिकेशन होता है ये। अब हम बात करते हैं मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ट्राइब्स। तो अब हमारी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सीन नहीं बचा हुआ, इसको पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में। कल हम इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। परसों के दिन तक हमारा ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परसों के दिन तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू लगे रहो। आज खिचड़ी बन गई होगी दिमाग में, लेकिन मैंने केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ही कंप्लीट करवाया आपको, और वो ही हमें पढ़ना है, सारे सब कुछ नहीं पढ़ना, अदरवाइज खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, फिर कंफ्यूज रहोगे कि हम किसको पढ़ें किसको छोड़ें। तो ज़्यादा अच्छा है ना, ऐसा पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन आए। ज़्यादा पढ़ने से ही ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, ज़्यादा मार्क्स तब आते हैं जब आप ऐसा पढ़ रहे हो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है उसे हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।